ऐसे रिकॉग्निशन साइट पे कट करते हो जो किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर आता है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने BAM-H1 पे कट किया तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज के वीडियो का मेन फोकस होने वाला है सिलेक्टेबल मार्कर्स। ओके, तो सिलेक्टेबल मार्कर्स समझने के लिए हमें जितने बाकी पॉइंट समझने पड़ेंगे हम सब समझेंगे, जैसे कि प्लास्मिड, PBR, 322, एवरीथिंग। ओके, एंड हम लास्ट पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आप इवेलुएट कर पाओ कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो हम स्टडी कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, राइट। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस क्या होते हैं, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र क्या होता है, प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, वेक्टर के दो टाइप्स क्या क्या है। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड में हम PBR 322 डिस्कस करेंगे एंड हम PUC वेक्टर डिस्कस करेंगे एंड हम ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मान लो ये कोई एक पर्टिकुलर तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, एंड तुम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी ऑर्गेनिज्म बी के सेल में इंसर्ट करना चाहते हो। ओके, तो तुम इसको डायरेक्टली भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना टफ होता है क्योंकि DNA हाइड्रोफिलिक होता है, लिपिड इनसॉल्युबल होता है। ओके, एंड सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड की बनी हुई है, राइट। तो इसलिए डायरेक्ट ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा टफ होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी करते हैं, हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र कैसे करते हैं वो देखो। हम क्या करेंगे, एक पीस ऑफ DNA लेंगे। ओके, पीस ऑफ DNA लेंगे एंड उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे। अब इस पीस ऑफ DNA को हम ऑर्गेनिज्म बी के सेल में इंसर्ट करेंगे। तो ये रिलेटिवली इजी होता है एंड जो हमने ये किया इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। ठीक है, एंड जो पीस ऑफ DNA हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं वेक्टर। बैक्टीरिया में मोस्ट वाइडली यूज जो वेक्टर है वो है प्लाज्मिड। ओके, अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्लाज्मिड्स क्या होते हैं। मान लो ये एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम होगा, बैक्टीरियल DNA होगा, राइट। ये बैक्टीरियल DNA है एंड बैक्टीरियल DNA के अलावा भी कुछ सर्कुलर पीसेस ऑफ DNA प्रेजेंट होते हैं। इन सर्कुलर पीसेस ऑफ DNA को हम कहते हैं प्लाज्मिड्स। ठीक है, तो प्लाज्मिड्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि दे आर ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड, दे आर नेवर सिंगल स्ट्रैंडेड। हमेशा वो DNA होगा, कभी RNA नहीं होगा, हमेशा सर्कुलर होगा। दे आर ऑलवेज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्यों? क्योंकि भाई बैक्टीरियल DNA तो है ही, बैक्टीरियल DNA के अलावा कुछ सर्कुलर पीसेस ऑफ DNA प्रेजेंट है ना, तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ओके, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड दे आर नॉन एसेंशियल। वाई? बिकॉज प्लाज्मिड को अगर तुम बैक्टीरिया से निकाल देते हो तो भी बैक्टीरिया की डेथ नहीं होने वाली, तो इट इज़ नॉट एसेंशियल। ओके, एंड दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग पीसेज ऑफ DNA, यानी कि बैक्टीरिया अपना रेप्लिकेशन करे या ना करे, प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन करता रहता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे प्लाज्मिड के बारे में। अब मान लो ये एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, एंड ये कोई पीस ऑफ DNA है, हमने यहाँ पे प्लाज्मिड ले लिया जो कि एक वेक्टर है, पीस ऑफ DNA ही है। ओके, तो तुम क्या करोगे, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तुमने इसको कट किया था उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तुम इस वेक्टर को कट करोगे हमेशा। ओके, तो जब तुम ये करते हो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो कटा हुआ पार्ट है यहाँ पे आके चिपक जाए। ओके, तो अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो क्या होगा, ये तुम्हारा प्लाज्मिड है या वेक्टर है एंड ये तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो या तो ये हो जाएगा और या तो फिर जो स्टिकी एंड्स हैं ना प्लाज्मिड्स के, जो यहाँ पे कट होने के बाद जो यहाँ पे स्टिकी एंड्स हैं वो अपने आप में चिपक जाते हैं। ओके, तो अगर तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके अटैच हो गया वेक्टर में तो उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट वेक्टर।
ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। क्यों रिकॉम्बिनेंट कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पीसेस ऑफ डीएनए प्रेजेंट है, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। तो कभी भी जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में अटैच करने की कोशिश करते हैं तो या तो वो रिकॉम्बिनेंट बनता है या तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट बनता है। हमें वैसे चाहिए तो रिकॉम्बिनेंट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ प्लास्मिड्स हैं जो हमने बनाए हैं, ओके। जैसे कि मान लो ये एक कोई आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो कि मैन मेड है, हमने बनाया है। तो अगर हमने बनाया है तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि वो वेक्टर बहुत अच्छा हो, वो प्लाज्मिड बहुत अच्छा काम करे, राइट। तो अच्छा काम करने के लिए हम उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के रिकॉग्निशन साइट्स लगा देते हैं, ओके। ये अलग अलग जो मैं कलर कर रही हूँ वो इमेजिन करो कि अलग अलग रिकॉग्निशन साइट्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के, ओके। ORI साइट तो होना बहुत ज़रूरी है। ORI साइट अगर नहीं होगा तो रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं होगा, राइट। एंड ORI साइट से ही हम कॉपी नंबर डिसाइड करते हैं। अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज़ बन जाए तो तुम ऐसा वेक्टर लोगे, ऐसा प्लास्मिड लोगे जिसका ORI साइट हाई कॉपी नंबर दे, ओके। अब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के रिकॉग्निशन साइट्स होने के क्या फ़ायदे हैं? मान लो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ओके। तो हम क्या करते हैं, जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने इसको यहाँ पे कट किया था उस ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करके हमें वेक्टर का कट करना होता है, राइट। तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, ओके। एंड तुम्हें ऐसा वेक्टर चाहिए ना जो तुम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के उसमें रिकॉग्निशन साइट्स हो और बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम उसको यूज़ कर पाएँ, राइट। तो ताकि ये वर्सटाइल हो जाए इसलिए हम बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के रिकॉग्निशन साइट्स उसमें रखते हैं, ओके। नाउ अब देखो PBr322 भी एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। इसकी नेमिंग कैसे की गई थी? P इज़ फॉर प्लाज्मिड, BR इज़ फॉर बॉलिवर एंड रॉड्रीज, एंड ये कब बना था? 1977 में, ओके। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको हमने ई कोलाई को मॉडिफाई करके बनाया था, ठीक है। अब देखो PBr322 का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसके पास दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स प्रेजेंट है। पहला है एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन एंड दूसरा है टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन, ओके। एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंट जीन में दो रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट हैं, पहला PVU1 एंड दूसरा PST1। एंड टेट्रासाइक्लिन में दो है, BAMH1 एंड SUL1, ओके। अब और भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट हैं जैसे कि ECOR1, CLAV1, HIND3, PVU2, ओके। एंड ऑफ कोर्स ORI साइट के बिना तो रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं होगी, तो ORI साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये हुई बात PBr322 की। अब आ जाते हैं PUC वेक्टर के बारे में। PUC वेक्टर का नाम NCERT में नहीं गिवन है बट आपको पता होना चाहिए कि PUC वेक्टर क्या होता है। P इज़ फॉर प्लाज्मिड, ओके। UC इज़ फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अब इसमें दो चीज़ें हैं, इसके पास एक एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है और एक स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो बीटा गैलेक्टोसाइड्स को कोड करता है, ठीक है। इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, जैसे कि यहाँ एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था, यहाँ पे एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था और टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट था। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, ओके। इनको हम सिलेक्टेबल मार्कर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनकी हेल्प से ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। आराम से सुनो, आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लो ये PBr322 वेक्टर है, ठीक है। PBr322 में क्या हमने पढ़ा था कि एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन है, वहाँ पे PVU1 एंड PST1 का रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है एंड टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट जीन में BAMH1 एंड SUL1 का रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है, राइट। अब मान लो ये एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को तुमने जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया था उस ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करके तुम इस PBr322 को भी कट करोगे, राइट। मान लो तुमने BAMH1 से कट किया था तो तुम यहाँ पे भी BAMH1 से ही कट करोगे। नाउ
अगर तुम ऐसे रिकॉग्निशन साइट पे कट करते हो जो किसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर आता है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने BAM-H1 पे कट किया तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, SAL1 पे कट किया तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, PVO1 पे कट किया तो एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ आया? अब तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पे कट कर दिया BAM-H1 वाले साइड पे, तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन तो डिस्ट्रॉय हो गया। अगेन हमने क्या पढ़ा था कि ये जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ अटैच करने की कोशिश करेंगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनेगा या तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, बहुत माइन्यूट लेवल पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट। अब मान लो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके यहाँ पे अटैच हो गया, चिपक गया। ओके, तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन डिस्ट्रॉय हो गया, राइट। और मान लो जो यहाँ पे जो स्टिकी एंड्स थे कट होने के बाद वो वापस से आके खुद से ही चिपक गए, तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, राइट। प्लास्मिड जैसा था वैसा ही बन गया फिर से। ओके, तो अभी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं प्रेजेंट है जिससे हम पता लगा पाएँ कि रिकॉम्बिनेंट बना है या फिर नॉन रिकॉम्बिनेंट बना है। हमें चाहिए तो रिकॉम्बिनेंट वाला, राइट। तो हम अगला जो स्टेप है वो करते हैं। क्या करेंगे? बैक्टीरिया में डालेंगे, राइट। तो बैक्टीरिया में डालेंगे तो अगेन हमारे पास 3 केसेस आ सकते हैं। क्या क्या? या तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, या तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है वो इंसर्ट हो जाएगा, या तो दोनों में से कुछ भी नहीं इंसर्ट होगा। ओके, तो हमें क्या चाहिए? रिकॉम्बिनेंट वाला चाहिए, राइट। तो जिस बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट वेक्टर अटैच हो जाता है उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर अगर इंसर्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और अगर कुछ भी नहीं इंसर्ट हुआ तो उसको हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। नाउ हम चाहते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन ऐसे नेकेड आई से तो दिख नहीं रहा है कि हाँ ये वाला रिकॉम्बिनेंट है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो हम इसको अलग करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ करेंगे। क्या करेंगे? हम एक पेट्री डिश लेंगे, ठीक है। हम इस पेट्री डिश में न्यूट्रिएंट मीडियम डाल देंगे, एंड जो तीनों कंडीशन के हमारे पास बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया है हमारे पास में, उसको हम इसमें ग्रो करेंगे। ओके, एंड इसमें हम एम्पिसिलिन डाल देंगे। एम्पिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। तो अगर किसी बैक्टीरिया के वेक्टर में एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होगा तो वो एम्पिसिलिन तुम डाल भी दोगे तो वो मरेगा नहीं, राइट। तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन तो प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो ये मर जाएगा, यानी कि इसके कॉलोनीज यहाँ पे नहीं बनेंगी। ओके, एंड जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है एंड और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है उसकी यहाँ पे कॉलोनीज बनने लगेंगी। ओके, तो हमने क्या किया? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को तो अलग कर लिया कि हाँ भाई ये वाला हमें नहीं चाहिए, राइट। अभी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को भी डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अब क्या करेंगे? हम एक क्लॉथ लेंगे, मसलिन क्लॉथ लेंगे, एंड मसलिन क्लॉथ को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब आप डालोगे तो कुछ थोड़े से बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट वाले के एंड थोड़े से बैक्टीरिया नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले के उस क्लॉथ में लग जाएगा, राइट। एंड फिर उस क्लॉथ को उठा के किसी दूसरे पेट्री डिश में हम डालेंगे जहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम प्रेजेंट होगा। ओके, जब तुम क्लॉथ हटाओगे तो उस पेट्री डिश में कुछ ये रिकॉम्बिनेंट वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे और कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले प्रेजेंट होंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने एम्पिसिलिन डाला था, राइट। अब यहाँ पे हम टेट्रासाइक्लिन डालेंगे। जब आप टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन जिसके पास नहीं था वो मर गया था, राइट। तो यहाँ पे जिसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी वहाँ कॉलोनीज नहीं बनेंगी, राइट। तो अगर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो उसके पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन तो है नहीं, क्योंकि हमने BAM-H1 पे काटा था तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट जीन तो डिस्ट्रॉय हो गया था, राइट। तो जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है जो हमें चाहिए वो यहाँ पे मर जाएगा, उसकी कॉलोनीज नहीं बनेंगी, एंड जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है उसकी यहाँ पे कॉलोनीज बनने लगेंगी।
अब कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है जो एम्पिसिलिन तुमने डाला तो भी वो मर नहीं रहा है, और तुम टेट्रासाइक्लिन डाला तो भी वो मर नहीं रहा है, राइट। उसकी कॉलोनीज दोनों में बन रही हैं, मतलब उसके पास दोनों के रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, राइट। और उसके इससे हमें ये भी तो पता चला ना कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इस बैक्टीरिया के अंदर नहीं है, ओके। तो हम वापस से ये पेट्री डिश में जाएंगे एंड बोलेंगे हाँ ये वाला जो है ये हमारे काम की चीज़ है, एंड हम इसको निकालेंगे एंड फिर बायोरिएक्टर्स में ग्रो करेंगे, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के हेल्प से अपने इम्पॉर्टेंट जो हमारे काम की जो बैक्टीरिया थी उसको निकाल के बायोरिएक्टर्स में ग्रो किया, ओके। अब आ जाते हैं पीयूसी वेक्टर पे। पीयूसी वेक्टर बहुत ईजी है। देखो इसमें क्या था, एक एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन था और एक सीक्वेंस था जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड कर रहा था, ठीक है। तो मान लो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को तुमने जिस रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट किया था उसका रिकॉग्निशन साइट इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर प्रेजेंट है, ओके। तो तुम इसको कट किए, अब तुम वापस से इस यहाँ पे आके बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली जगह पे कट करोगे, राइट। अब अगेन वही चीज़ें होंगी, तुम चाहते तो हो कि तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली जगह पे अटैच हो जाए, राइट। लेकिन या तो वो रिकॉम्बिनेंट बनेगा या तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट बनेगा, जैसे पहले हो रहा था, ओके। तो रिकॉम्बिनेंट वाला हमें चाहिए, हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला नहीं चाहिए। तो अभी कोई स्टेप नहीं प्रेजेंट है जिससे हम पता लगा पाए कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बना, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना है या नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना है। तो हम प्रोसेस को कंटिन्यू होने देते हैं एंड अगेन वही चीज़ें होती हैं, क्या रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बनेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बनेगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बनेगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, हम बहुत माइन्यूट लेवल पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट। अब हम चाहते तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, तो हम क्या करते हैं पहले एम्पिसिलिन डालेंगे, उसमें एक पेट्री डिश लेंगे जैसे पहले लिया था, न्यूट्रिएंट मीडियम तो है ही, अब उसमें एम्पिसिलिन डाल देंगे। तो जिस बैक्टीरिया के पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होगा उसकी वहाँ पे डेथ नहीं होगी, राइट। तो जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है वो वहाँ पे कॉलोनीज बनाने लगेगा, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है वो भी वहाँ पे कॉलोनीज बनाने लगेगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट भी बनाने लगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी बनाने लगा, लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास तो हमारा एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन है नहीं, राइट। तो वो वहाँ पे मर जाएगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सकैल डालेंगे इसी पेट्री डिश में। हमें दो पेट्री डिश यहाँ पे नहीं लेनी पड़ती। एक्सकैल जब आप डालते हो और तो वो जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज के पास जाता है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है वो बैक्टीरिया, ओके। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है उसके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, उसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ओके। बीटा गैलेक्टोसाइडेज होने का मतलब यही है ना कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उसके पास। तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होगा वो ब्लू कलर का हो जाता है, और जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होता है वो ब्लू कलर का नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये वाला जो है ये हमारे काम की चीज़ है, ओके। ये वाला हमारे काम की चीज़ है, एंड फिर हम इसको निकाल के फिर बायोरिएक्टर्स में ग्रो करते हैं, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफ्रेंशिएट किया। इसीलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर्स, ओके। ये हो गई बात सारी सिलेक्टेबल मार्कर्स की। अब हम सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ आर ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्टेड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कैसे करते हैं, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट इन द वेक्टर डीएनए। इसके हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग तो कर ही नहीं सकते, राइट। ऑप्शन बी देखो, प्रेजेंस ऑफ एलियन डीएनए इनटू द वेक्टर डीएनए रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर्स। बिल्कुल, एलियन डीएनए जब वेक्टर डीएनए में इंसर्ट होता है तो क्या हो जाता है, जो सिलेक्टेबल मार्कर है यानी कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, ओके। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट सी देखो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए।
सेम जो ऑप्शन बी में बोला है वही ऑप्शन सी में भी बोला है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यानी कि सिलेक्टेबल मार्कर इनएक्टिवेट हो जाते हैं जब हम एलियन डीएनए को इंसर्ट करते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि बोथ बी एंड सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। PBR322 which is frequently used as a vector for cloning in E. coli is a or an? PBR322 क्या है? It is a modified bacterial plasmid, right? तो ओरिजिनल तो ये है नहीं, इसको हमने ई कोलाई को मॉडिफाई करके बनाया था, तो इट इज़ अ मॉडिफाइड बैक्टीरियल प्लाज्मिड। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? प्लास्टिड, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। बिल्कुल प्लाज्मिड को हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। प्लाज्मिड वेक्टर इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी मीन्स? प्लाज्मिड वेक्टर क्या है? वायरस है? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए। बिल्कुल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, बैक्टीरियल डीएनए से के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस है, ये पीस ऑफ डीएनए है, एंड इट इज़ सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड इट इज़ सर्कुलर डीएनए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, इट इज़ नॉट स्टिकी एंड ऑफ डीएनए, ना ही ये एनी फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, ये ऑप्शन भी गलत ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर? क्लोनिंग के लिए क्या क्या चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बिल्कुल चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर बिल्कुल चाहिए, क्लोनिंग साइट कुछ नहीं है, रिकॉग्निशन साइट को ही क्लोनिंग साइट कहते हैं। तो डी, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 6 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट क्लोनिंग वेक्टर? ORI इज अ सीक्वेंस responsible for controlling the copy number of linked DNA। बिल्कुल, कॉपी नंबर कितने होंगे वो ORI साइट कंट्रोल करता है, राइट? तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमें ऑड वन आउट निकालना है, राइट? सिलेक्टेबल मार्कर सिलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। भाई नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की डेथ तो सबसे पहले हो जाती है, राइट? क्योंकि उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर से लड़ने की जीन ही नहीं प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ही नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, तो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है, सॉरी स्टेटमेंट बी गलत है क्योंकि इसके पास अरे एक सेकेंड, सिलेक्टेबल मार्कर सिलेक्टिवली परमिट द ग्रोथ ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हाँ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की डेथ तो सबसे पहले हो जाती है, राइट? तो ग्रोथ तो वो परमिट करता ही नहीं। ओहो, ग्रोथ तो वो परमिट करता ही नहीं। ठीक है, अब स्टेटमेंट सी देखो। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएसेस। बिल्कुल सही। देखो, मान लो ये कोई एक वेक्टर है, प्लाज्मिड है, और अगर इसके पास बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होगी एक ही रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएसेस के, तो जब तुम इसको कट करोगे तो इस वेक्टर की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी, राइट? तो ये हम नहीं चाहेंगे, तो इसलिए इन ऑर्डर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। क्यों? क्योंकि सिंगल रिकॉग्निशन साइट चाहिए होती है हमें। ओके, द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट द रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्योंकि ऑड वन आउट यही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PBR322? It is the first artificial cloning vector constructed in 1977 by Bolivar and Rodriguez. बिल्कुल सही, right? It is the most widely used, versatile and easily manipulated vector. बिल्कुल सही, इट इज़ वर्सेटाइल क्योंकि इसके पास बहुत सारे रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट हैं एंड इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज। तो ऑड वन आउट तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, राइट? क्योंकि स्टेटमेंट करेक्ट है। It has 2 antibiotic resistant gene, tetracycline resistant gene and ampicillin resistant gene. बिल्कुल स्टेटमेंट तो करेक्ट है and it does not have the restriction site for SAL1. तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर डी इज करेक्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू AR Squared YouTube चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।